नमस्कार। आज हम प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित आदिकाल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पूर्व हम हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण और आदिकाल के नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मतों को जानने का प्रयास करेंगे। पिछले अध्याय में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के व्याख्यान में हमने यह जाना था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास अपनी सरलता, स्पष्टता और इतिहास से संबंधित स्पष्ट दृष्टिकोण के कारण आज भी बहुप्रचलित और बहुमान्य है। उसी के अनुसार हम हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य शुक्ल के अनुसार चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, आदिकाल, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का नाम भी दिया है। उसका समय उन्होंने संवत आदिकाल, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का नाम दिया है और उसका समय संवत 1050 से 1375 का समय माना है। उसके पश्चात मध्यकाल को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। पहला, पूर्व मध्यकाल, जिसे उन्होंने भक्ति काल का नाम दिया है। इसका समय उन्होंने संवत 1375 से 1700 तक का समय इसका माना है। तीसरा, उत्तर मध्यकाल, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल नाम दिया है। इसका समय संवत 1700 से 1900 तक का समय माना है। चौथा, आधुनिक काल, जिसे उन्होंने गद्य काल के नाम से संबोधित किया है। इसका समय संवत 1900 से माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को चार भागों में विभाजित किया है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। हमारे जुलाई माह में निर्धारित पाठ्यक्रम में आदिकाल के विषय में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो उस संदर्भ में जानने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने किन किन नामों से संबोधित किया है। उस संदर्भ में हम
आदिकाल के नामकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला विचार पहला विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया है। इस काल में कवि सामंतों और राजाओं के आश्रय में रहकर उनका यशगान करते थे और इस काल में कवियों ने वीर रस से युक्त रचनाओं की रचना की थी। रासों काव्यों में वीर गाथा को ही प्रधानता दी गई है, इसलिए इस काल को वीर गाथा काल कहा गया है। दूसरा विचार है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल और संधि काल का नाम दिया है। संधि काल के अंतर्गत वे उन अपभ्रंश रचनाओं को लेते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि तैयार की तथा जो वीर काव्य इस काल में लिखे गए उनके कवि चारण होते थे, अतः इस आधार पर इसे चारण काल कहा गया। किंतु डॉक्टर रामकुमार वर्मा का यह मत मान्य नहीं है। इसका कारण है कि इस काल के दो नाम जो हैं वो व्यवहारिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। दूसरा, इस काल के सभी कवि चारण नहीं थे। तीसरा मत राहुल सांकृत्यायन का है, जिन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम दिया। उनके अनुसार इस काल में समाज पर सिद्धों का और राजनीति पर सामंतों का अधिकार था। सिद्धों ने काव्य रचना की और सामंतों ने अपने आश्रय में काव्य रचना को प्रोत्साहन दिया। राहुल जी का विचार भी मान्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इन दोनों ही नामों में कोई तालमेल नहीं है। ये नाम व्यक्ति बोधक हैं, प्रवृत्ति बोधक नहीं है। चौथा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल के नाम से संबोधित किया है। कारण ये बताते हैं कि इस काल में अनेक धार्मिक संतों और सिद्धों ने काव्य की रचना की। उन रचनाओं को सांप्रदायिक या गैर रचनात्मक कह करके नकारा नहीं जा सकता। इस काल में भक्ति, श्रृंगार, नीतिपरक काव्य भी लिखे गए। केवल वीर गाथा काव्य ही नहीं लिखे गए। सारी प्रवृत्तियों का बोध करा सकने की दृष्टि से आदिकाल नाम ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया है, जो सर्वथा अनुपयुक्त प्रतीत होता है। इसके पश्चात डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आचार्य शुक्ल के द्वारा प्रदत्त नाम
अर्थात वीर गाथा काल को ही उन्होंने स्वीकार किया है। किंतु अधिकांश विद्वानों ने इस काल को आदिकाल के नाम से पुकारना ही ठीक समझा है। अतः इस काल के लिए आदिकाल नाम ही प्रचलित हो गया। धन्यवाद।